नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 10 बज चुके हैं सुबह के और 10 बजे के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी उस हर तमाम बड़ी खबर को जो आपके लिए जरूरी है। अब से कुछ ही देर बाद प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे बंशीधर भगत। प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने के लिए बंशीधर पहुंचे राजभवन। राज्यपाल गुरमीत सिंह दिलाएंगे बंशीधर भगत को शपथ। सुबह 11 बजे बंशीधर भगत सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे, बंशीधर भगत को शपथ दिलाया जाएगा। सुबह 11 बजे बंशीधर भगत सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जितने भी विधायक जीत गए हैं उन्हें शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर आपको बता दें टेम्पररी स्पीकर होते हैं और अब से कुछ ही देर में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। 11 बजे समय बताया जा रहा है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जैन, बंशीधर भगत सबसे पहले खुद शपथ लेंगे और फिर जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाएंगे। क्या जानकारी मिल रही है, कितने देर में शपथ दिलाएंगे? जी देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर है बंशीधर भगत वो इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हैं और मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूं क्योंकि मीडिया को उस प्रोटेम स्पीकर की शपथ में नहीं बुलाया गया है। इसमें प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत के साथ ही अभी थोड़ी देर पहले कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव एस.एस. संधू व अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी पहुंचे हैं। 10 बजे इस शपथ का समय नियत था, तो माना यह जा रहा है कि शपथ शुरू हो जाएगी और करीब 15 मिनट का इसमें वक्त लगेगा। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल से औपचारिक मेल मुलाकात के बाद 10:15 साढ़े 10 तक वो यहाँ से वापस निकलेंगे सीधे विधानसभा के लिए। विधानसभा में सभी 70 विधायकों को कांग्रेस के व भाजपा के व निर्दल बसपा जो भी दलों से जीत कराए हैं सभी को आज शपथ दिलाई जाएगी। इस शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करीब 2 घंटे चल सकता है और इसके बाद आज 4:30 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी। यहाँ नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब प्रवेश कर रहे थे उनके चेहरे पर खुशी थी, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था। हालांकि नया सरदार सरकार का कौन होगा ये विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा बताता है। जी अंशिका, तो ये मान लिया जाए कि होली के दिन जब वो मिल रहे थे पीएम मोदी से और अमित शाह से तो उनको होली का तोहफा मिल गया। जी देखिए, होली के दिन मुख्यमंत्री अपने आवास पर थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ होली मनाई है। वो सभी से मिले, पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की है और उस दिन भी उन्होंने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आला कमान का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। दरअसल पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार चुके हैं, ये उनके साथ एक सबसे बड़ा सेटबैक है। पार्टी, आला कमान और राज्य के कई नेता, कार्यकर्ता, संगठन के लोग चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो, उन्हें मौका मिले, जबकि राज्य के कुछ नेता व केंद्र के कुछ लोग इससे असहमत हैं, ऐसा सूत्र बताते। आपको ला सकते हैं। माननीय राज्यपाल की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाती है। राष्ट्रगान।
देखो ना, चेक करो। शील साहब आप भी आइए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले ली है। अब वो नवनिर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए जहां अब थोड़ी ही देर में नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उन्हें भी शपथ दिलाया जाएगा। बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। तो वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का आज ऐलान होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मिलेगा नया सीएम। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उत्तराखंड के 5 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद भी बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोपहर 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायक शपथ लेंगे। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे बंशीधर भगत। सुबह 11 बजे बंशीधर भगत सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे, क्योंकि वो ले चुके हैं अब शपथ। अब वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 23 मार्च को परेड ग्राउंड में होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। तो विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायक शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। बंशीधर भगत ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्होंने शपथ ली। बंशीधर भगत ने। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, प्रोटेम स्पीकर ने तो शपथ ले ली, अब थोड़ी ही देर बाद अगर हम कहें तो जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी शपथ ले लेंगे। इंतजार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का है। सुदीप, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? तो सुदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड के 5 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोपहर 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायक शपथ लेंगे। तो बंशीधर भगत ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली। थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर राज्यपाल मौजूद थे, पुष्कर धामी मौजूद थे और साथ ही यहां पर बंशीधर भगत भी मौजूद थे जिन्होंने शपथ ले ली है। और अब जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी शपथ लेते नजर आएंगे। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। चर्चा में जिन लोगों के नाम हैं उनके नाम हम आपको दिखा देते हैं। अनिल बलूनी, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं इस रेस में, और साथ ही धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, मदन कौशिक जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के उत्तराखंड में। अनिल बलूनी भी इस लिस्ट में आगे हैं जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और साथ ही अमित शाह से भी वो मिल चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलाकात की थी। सतपाल महाराज का नाम आगे आ रहा है। मदन कौशिक के लिए तमाम लोग ये मांग उठा रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। तो ये वो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं और सबसे आगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का नाम सामने है। तो ये वो चेहरे और वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार इस रेस में बने हुए हैं। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, रेस में तो कई सारे नाम हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसकी किस्मत साथ देगी।
मुख्यमंत्री के रेस में बाजी मारेगा। हालांकि कई बड़े बड़े ऐसे मंत्री और नेता भी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तो बहुत सारे मायने हैं अलग अलग नेताओं के मुलाकात का, बड़े बड़े नेताओं से। सवाल ये है कि कब मुख्यमंत्री का चयन होगा और कितनी जल्दी उत्तराखंड को मुख्यमंत्री मिलेगा। देखिए, यूं तो कई नाम चर्चाओं में फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन रेस में पुष्कर सिंह धामी लीड कर रहे हैं ऐसी जानकारी है। और यदि ये निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी ने युवा मुख्यमंत्री, युवा नेतृत्व, युवा सरकार के नाम पर चुनाव लड़ा, तो विधायकों में से भी कोई हो सकता है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, चर्चाओं में है। आधिकारिक तौर पर विधानमंडल दल की बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, उत्तराखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी विशेष फोकस्ड है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। केदारनाथ धाम की बात हो, हर की पैड़ी हरिद्वार की बात हो, 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट, और इसके बाद गंगा जी के किनारे, जो भी हाल ही बजट में हमने देखा, गंगा जी के किनारे ऑर्गेनिक खेती का जो कॉन्सेप्ट नए बजट में आया है, वो सीधे तौर पे बताता है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। अब आज 5 बजे विधानमंडल दल की जो बैठक होगी, उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी कि उत्तराखंड की कमान किसे, या सांसदों में से, विधायकों में से, या धाकड़ धामी रिपीट होंगे। क्योंकि राजनाथ सिंह व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो 2 बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के नाम से सहमत हैं, ऐसी जानकारी है। हालांकि एक औपचारिक प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी की है, विधानमंडल दल की बैठक होना, उसको पूरा कराया जाएगा। बिल्कुल सुदीप, लेकिन अगर थोड़ा सा इनके प्रोफाइल पर नजर हम डालें, इन तमाम नेताओं के प्रोफाइल पर जो रेस में आगे हैं, तो सबसे ज्यादा अनुभव आपको किसका लग रहा है? सबसे ज्यादा उत्तराखंड को कौन समझता है? उत्तराखंड की नस तक कौन जा सकता है? जी देखिए, अनुभव की बात करें तो अनुभव में सबसे ऊपर रमेश पोखरियाल निशंक आते हैं, जो अनडिवाइडेड उत्तराखंड में, जब उत्तर प्रदेश का पार्ट था, 1991-92 में ही वो पहला चुनाव चमोली कर्णप्रयाग से जीत गए थे। वो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और अभी हरिद्वार सीट से सांसद हैं। और यदि अनुभव में ही अगर अगले लोगों की बात की जाए जिनके नाम चर्चाओं में हैं, उसमें सतपाल महाराज कांग्रेस से आए, लेकिन वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और चौबट्टा खाल से चुनाव जीते हैं। इसी प्रकार से अगर अनिल बलूनी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, और समय समय पर दिल्ली में होने के बावजूद उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई बड़ी योजनाओं, विशेषकर 2 नई ट्रेनें उन्होंने चलाई हैं। उसमें एक नैनी दून जनशताब्दी है और एक कोटद्वार दिल्ली की ट्रेन है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि इन बड़े नेताओं का अनुभव है, इन्होंने राज्य के विकास में, डेवलपमेंट में एक कई बड़े काम भी किए हैं। लेकिन देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ आला कमान का जो आदेश होता है वो सबको मान्य होता है। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ हर बात पर कला हो, आपस में लड़ाई मचे। यहाँ सिंगल लाइन का जो आदेश ऊपर से आता है वो सबको मान्य होता है। जी अंशिका। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गोरखपुर में सीएम योगी से व्यापारी संजय शाह मिले हैं। व्यापारी शंभू शाह ने, आपको बता दें कि सीएम योगी को चांदी का बुलडोजर दिया है, चांदी का बुलडोजर भेंट किया है व्यापारियों ने, और खुशी जाहिर की है उन्होंने। अब जिस तरीके से बुलडोजर का नाम चुनाव में काफी ज्यादा हाईलाइट रहा, अब हर कोई बुलडोजर के जरिए जश्न मना रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है, और व्यापारियों ने भी चांदी का बुलडोजर सीएम योगी को भेंट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ट्वीट भी किया है बाकायदा, और इसको लेकर आभार भी जताया है। तो बुलडोजर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा रही पूरे चुनाव में, और उसी बुलडोजर को भेंट करते नजर आ रहे हैं तमाम व्यापारी योगी आदित्यनाथ को। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बुलडोजर की, चांदी का बुलडोजर भेंट किया है व्यापारियों ने सीएम योगी को, और इस तस्वीर को योगी आदित्यनाथ ने भी रिट्वीट किया है। जिन व्यापारियों ने बुलडोजर भेंट किया है उन्होंने इसे ट्वीट कर बाकायदा अपनी खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के सामने वो बुलडोजर लेकर खड़े हैं, चांदी का बुलडोजर बनवाया गया है। तो ये वही बुलडोजर है जिन्हें रिपेयरिंग के लिए रखा गया था, और अब ये धड़ल्ले से चल रहे हैं।
लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। इकाना स्टेडियम में 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। इकाना स्टेडियम को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। हर ब्लॉक में 4 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। 12,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो इकाना स्टेडियम में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इनको 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। हर ब्लॉक में 4 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो, इसको लेकर पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया। 12,000 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था रहेगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, इकाना स्टेडियम जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और अभी से ही उसको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया जा रहा है, अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। क्या जानकारी मिल रही है? इकाना स्टेडियम में अभी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? बिल्कुल, इकाना स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जो कुर्सियों का इंतजाम किया जाना था 70,000 कुर्सियों को लगा दिया गया है। साथ ही साथ में अलग अलग पांडाल बनाए गए हैं, 6 पांडाल बनाए गए हैं। उसके अलावा 12 ब्लॉकों में पूरे इकाना स्टेडियम को बांट दिया गया है। हर ब्लॉक पर 4 अफसरों को, जिसमें पीसीएस अफसर शामिल हैं, साथ ही साथ पीपीएस अफसर भी शामिल हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस ब्लॉक की चीजों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इंतजामात को लेकर हर एक विषय पर कहीं ना कहीं नजर रखेंगे और चीजों को किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जाए उस पर काम करेंगे। तो निश्चित है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के इंतजाम देखे जा चुके हैं। एयरपोर्ट से इकाना पहुंचने के लिए शहीद पथ का रास्ता है, जो कि 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो कहीं ना कहीं उस रास्ते को लेकर पूरी तरीके से चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं। जो लाइटिंग व्यवस्था है उसको ठीक कर लिया गया है और साथ ही साथ में पूरे रास्ते तक जो रंग बिरंगी लाइटें हैं वो भी लगाई गई हैं, ताकि जब जो अतिथि हैं जो बाहर से लखनऊ पहुंचेंगे और इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी एक अलग नजारा देखने को मिले कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने एक इतिहास रचा है पिछले 37 साल में, वर्तमान सत्र में वापसी करके, और कुछ ऐसा ही नजारा शपथ ग्रहण में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी भी शपथ ग्रहण में इतने बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचे थे जितने बड़ी संख्या में लोग अब इस शपथ ग्रहण में पहुंचने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो तैयारियां थी, जो चीजें थी, वो पूरी कर ली गई है। हालांकि अब बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाने की तैयारी है, जिसमें अति विशिष्ट उसके अलावा बड़े पैमाने पर माननीय होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सांसदों को बुलाया जाएगा, सभी विधायकों को बुलाया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के, और साथ ही साथ में जो विपक्ष के नेता होंगे वो भी होंगे। उसके अलावा जो महापौर हैं, पूरे प्रदेश भर के जो चेयरमैन हैं, इनको भी कहा गया है कि जिले स्तर से बुलाया जाए। जो साधु संत हैं, जो शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं या डॉक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अपने जिले में अपना स्थान रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निर्देशित किया गया है कि जिला अध्यक्ष उनकी सूची बनाए और बीजेपी कार्यालय को भेजे, ताकि उनका पास जारी किया जा सके और शपथ ग्रहण के दिन वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। तो निश्चित है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और अब चीजों को फाइनल किया जा रहा है। खास तौर पर जिन लोगों को शामिल होना है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए आने वाले सभी लोगों को पास जारी किए जाएंगे। एसके वाजपेयी, खास बात तो ये है कि शपथ ग्रहण में हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही जाने की अनुमति है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि लगभग हर वर्ग का व्यक्ति वहां पर मौजूद हो, ताकि वो उनका आशीर्वाद ले सके और साथ ही उनका आभार भी व्यक्त कर सके, क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा अभियान चलाकर जहां अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, सांसदों को, विधायकों को, शिक्षाविदों को, साथ ही साथ डॉक्टर्स को, जो समाज सेवी हैं उनको, जो समाज में प्रबुद्ध वर्ग है उनको लगातार कहीं ना कहीं कहा जा रहा है यहां से कि एक सूची बनाएं और वो सूची लखनऊ भेजें। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही होगी कि शपथ ग्रहण को जहां भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है तो उसमें सभी लोग शामिल हो। खास तौर पर साधु संतों को भी जो विभिन्न जिलों
से आते हैं उनको भी लाने के निर्देश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट की तरफ से जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आयोजन में बुलाया जाए, उनको शामिल किया जाए और एक संदेश पूरे प्रदेश भर में दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही। हालांकि अब तैयारियां अंतिम दौर में हैं, चीजें फाइनल हो चुकी हैं, चीजों को बेहतर किया जा रहा है। चूंकि अगर हम मौसम की बात करें तो थोड़ा सा मौसम पहले गर्म हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके भी इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। इस तरीके से पंडाल्स को लगाया जा रहा है कि जो लोग आएंगे करीब 2 से 3 घंटे का जो वक्त रहेगा जिस दौरान ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, उनको धूप में परेशान न होना पड़े, उसको लेकर पंडाल्स की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर लगातार काम इकाना स्टेडियम में चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह रघुवर दास आज लखनऊ जा सकते हैं। अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बैठक में डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होगी। तो फैसला संभव है आज कि आज मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। प्रिया राणा हमारे साथ, हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिया, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, कितने होंगे, इन सारी चीजों का फैसला ले लिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अंशिका, बिल्कुल अभी अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो सभी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी जब तक कोई भी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने बजे मीटिंग शुरू होती है और कितने बजे वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और आगे की बातचीत वहाँ पर निकलती है, क्योंकि 24 मार्च आने वाली तारीख है जिसमें समय भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में ही ये पता चल पाएगा कि कौन कौन उसमें शामिल हो रहा है। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जिनका पत्ता कट जाएगा। आज जिस तरीके से देखा जाए तो अमित शाह और रघुवर दास ये रणनीति बना लेंगे, ये तय कर लेंगे कि किसको शामिल किया जाना है और 24 मार्च को ऐलान भी कर दिया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कब जाएंगे अमित शाह दिल्ली से लखनऊ? देखिए, कुछ ही समय में शायद यहाँ से निकलने की उम्मीद है कि अमित शाह जो है लखनऊ में पहुँचेंगे। हाईकमान ही ये फैसला करेगी कि किसको शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर हम सूत्रों की माने तो प्रत्येक एक क्षेत्र में से 2 कार्यकार वहाँ पर पहुँचेंगे जो लगातार उस मीटिंग में शामिल भी होंगे। लेकिन जब तक नहीं पहुँचते हैं, जब तक अमित शाह यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक अभी कुछ ही देर में वो लखनऊ में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर मीटिंग की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रिया। तो यूपी में एमएलसी नामांकन की आज आखिरी तारीख है। होली की छुट्टी के चलते बढ़ाई गई तारीख। अब तक महज एक निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, चाक चौबंद है। तो होली की छुट्टी के चलते बढ़ाई गई थी तारीख। हालांकि आपको बता दें कि रायबरेली से भी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, वो भी नामांकन दाखिल ही करेंगे आज। और आज आखिरी तारीख है। डाला जाना है वोट अप्रैल में और गिनती भी अप्रैल में ही होगी, लेकिन आज नामांकन की आखिरी तारीख है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करने पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।